अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है सेशन की, इसमें हम वैसे तो पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। एक थ्योरी थी जो चार्ल्स डार्विन ने डेवलप की थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि इस थ्योरी में चार्ल्स डार्विन ने ये क्लेम किया है कि इंसान जो है वो बांदर से जो है वो डेवलप हुआ है, यानी एप से हम डेवलप हुए हैं। और इसको जो है बायोलॉजिकल टर्म में कहा जाता है कि वी आर होमोसेपियंस। जिस तरह से आपको ये तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसमें हम जानेंगे कि क्या वाकई हम जो है वो बांदर से डेवलप हुए हैं, या ये महज एक जो है वो मजाक है जो की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं जो चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके बारे में, कि ये इसने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें इसने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। और ये नेचुरल सिलेक्शन की बात जो चार्ल्स डार्विन ने लिखी वो उसने अपनी एक किताब में लिखी, और उस किताब का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ये उसने किताब जो लिखी वो 1859 में यानी 1859 में लिखी। तो ये जो किताब है इसमें ये हर किस्म के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में बात करता है कि ये जो जानदार हैं वो किस तरह से दूसरे जानदारों से जो है वो डेवलप हुए। और वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें कुछ खास जो है उनके 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 जिस्म में और उनके जो जो आदात थे, तो उनमें कुछ खास किस्म की तब्दीलियाँ आई। और इस तरह से ये एक एवोल्यूशन का जो है वो प्रोसेस हुआ, जिसमें से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप हुए। तो ये जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है इसे डार्विनिज्म भी कहा जाता है। तो इस थ्योरी के बारे में एक बहुत बड़ी जो है वो शुरू से ही एक किस्म की जो वो कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि ये थ्योरी कई अजीब व गरीब किस्म की बातें करती है और कई अजीब व गरीब किस्म के शकूक और शुबहात जो है इस थ्योरी में पाए जाते हैं साइंटिफिकली। और इसमें जो जो नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है वो भी किसी हद तक जो है वो बिल्कुल भी समझ से बालातर है। तो जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम जो थोड़ा जान लेते हैं कि डार्विनिज्म इज ए थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डेवलप्ड बाय द इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन एंड अदर्स। तो stating that all species of organisms arise and develop through a natural selection of small inherited variations that increase the individual's ability to compete, survive and reproduce। तो यानी जो कह रहा है कि ऑल स्पीशीज यानी जितने भी जानदार की अकसाम हैं ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज एंड डेवलप थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। तो यानी वो डेवलप हुई नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस, जिसे वो जो है वो एवोल्यूशन का नाम दे रहा है। और वो एवोल्यूशन की जो है वो दो तरह के एवोल्यूशंस की वो आगे जो है हम जानेंगे कि डार्विन बात करता है बेसिकली मैक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन। तो उसमें ये कह रहा है कि ये जानदार जो है वो यानी एक एक जानदार से डेवलपमेंट हो के दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, तो ये एक साइकिल बन गई। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने जो है वो यानी इन्वायरमेंट में सरवाइव भी किया, और उन्होंने जो है वो आगे वो जो रिप्रोडक्शन का अमल है यानी जानदार से जानदार पैदा होने का जो अमल है वो डेवलप होता रहा। तो ये है वो नेचुरल सिलेक्शन के जिसकी जो है वो डार्विन ने बात की थी। सो इसमें काफ़ी जानदार हैं जिसको एक्सप्लेन किया था डार्विन ने, खुसूसन उसमें वेल जान जो एक है मैमल जो लार्जेस्ट यानी वाटर एनिमल है, तो उसके बारे में इसने बात की थी। और उसमें उसने कहा था कि जो वो वेल मैमल है वो बेसिकली एक एक मैमल एम्फीबियन जानवर था जहाँ से वो डेवलप हुआ। उसको भी हम देख लेते हैं। तो to understand the origin of whales, it's necessary to have a basic understanding of how natural selection works. So, natural selection can change a species in small ways. तो ये नेचुरल सिलेक्शन का जो अमल है वो कह रहा है कि जो स्पीशीज हैं उन्हें स्मॉल वे में तब्दील करता है, काजिंग अ पॉपुलेशन टू चेंज कलर और साइज ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल जनरेशंस। यानी ये खास किस्म की जो स्पेशी है उसकी जो पॉपुलेशन है, आबादी जो है, उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, उसके कलर की तब्दीलियाँ और उसके साइज़ की तब्दीलियाँ। और ये तब्दीलियाँ जो हो रही होती हैं कलर और साइज़ की, उसमें काफ़ी अर्सा लग जाता है, यानी सेवरल जनरेशंस दरकार होती हैं।
तो सेवरल जनरेशन से मुराद है कि हम अगर कम से कम भी एक अंदाज़ा लगाएं तो 200 से 300 साल का एक अंदाज़ा लगता है कम से कम। तो इस अमल को उसने जो है वो माइक्रो एवोल्यूशन का नाम दिया था, यानी ये छोटी लेवल पे होता है जो सिर्फ एक स्पीशी में होगा, उसकी पॉपुलेशन में होगा। और उसके अलावा बाय नेचुरल सिलेक्शन इज आल्सो कैपेबल ऑफ मच मोर, यानी नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इससे ज़्यादा तादाद में भी हो सकती है। सो गिवन इनफ टाइम एंड इनफ accumulated changes, natural selection can create entirely new species. तो माइक्रो एवोल्यूशन में तो जो एक स्पेशी है उसमें वो करा कि सिर्फ उसके कलर और उसके साइज में तब्दीली आती है, लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन में वो पूरी की पूरी स्पेशी जो है वो चेंज हो जाती है और उससे एक नई स्पेशी यानी नई नस्ल जो है पैदा हो जाती है। अलबत्ता यहाँ पे टाइम और भी ज़्यादा लग जाता है, तो इसको उसने नाम दिया था मैक्रो एवोल्यूशन का। सो जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इट कैन टर्न डायनासोर्स इनटू बर्ड्स, यानी डायनासोर्स जो हैं वो परिंदे में तब्दील हो जाएंगे। इतना एक बड़ा जानवर जो है वो एक छोटे से परिंदे में तब्दील हो जाएगा, तो ये एक किस्म की अजीब बात है। और इसी तरह से एम्फीबियस मैमल्स इनटू वेल्स एंड द एंसेस्टर ऑफ एप्स इनटू ह्यूमंस। तो यानी हम जिस तरह से वो यानी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन की हम जो है वो बांदरों से जो है वो बने इंसान, जो कि एक मजाक है, एक बिल्कुल एक किस्म की जो है वो सूडो और एक बेबुनियाद बात है। ये वो बेसिकली आप देख रहे हैं वेल, ये आप देख रहे हैं कि एक एम्फीबियन मैमल से ये वेल जो है वो उस तरह से डेवलप हुई मैक्रो एवोल्यूशन में। तो ये नेचुरल सिलेक्शन में बेसिकली जो डार्विन बात करता है वो होता किस तरह से है, उसको जान लेते हैं कि म्यूटेशंस होती है। म्यूटेशंस कैन बी काज्ड बाय रैंडम एरर्स इन डीएनए, यानी म्यूटेशन जो है वो एक किस्म की जो डीएनए मटेरियल है उसमें कुछ खास किस्म की तब्दीलियाँ आ जाती हैं, और वो तब्दीलियाँ एक किस्म की जो है वो यानी गलतियाँ हो जाती हैं डीएनए जो है उसकी कोडिंग में या उसकी सेटिंग में, और वो अपने आप हो जाती हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन और रिपेयर और बाय केमिकल और रेडिएशन डैमेज, तो या तो कोई लाइट की किरणें पड़ते हैं किसी डीएनए पे, रेडिएशन वगैरह होती है तो उसकी वजह से इसमें ये रैंडम एरर हो जाती हैं, या कुछ कीमियाई तब्दीलियाँ जो हैं उसकी वजह से ये हो जाता है और ये डैमेज करता है आम तौर पे। सो मोस्ट टाइम्स म्यूटेशन आर आइदर हार्मफुल और न्यूट्रल। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं यानी जो रैंडम एरर एंड डीएनए रेप्लिकेशन में होती है वो आमतौर पे या तो नुकसानकार होती हैं या फिर वो न्यूट्रल होती हैं कि ना उनसे कोई नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। But in rare instances, a mutation might prove beneficial to the organism. तो कभी कभार ये होता है कि उसके किसी भी जानदार पे ये जो यानी म्यूटेशन है उसके यानी अच्छे असरात पड़ते हैं। अच्छे अच्छे असरात इस सेंस में कि अकॉर्डिंग टू डार्विन वो स्पेशी जो है वो तब्दील हो जाती है बिल्कुल एक दूसरी स्पेशी में। ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो म्यूटेशन होती है ये रैंडम एरर्स होती हैं, यानी रैंडम एरर का मतलब है कि इन अ वे वो एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस जो है वो रुकता नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे और डिबेट करेंगे और कंपेयर करेंगे इस जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है तो वहाँ पे ये आपको चीज़ें काम आएंगी। तो इस तरह से उन्होंने ये जो है वो बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनिज्म की तरफ। इफ सो इट विल बिकम मोर प्रिवेलेंट इन नेक्स्ट जनरेशन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द पॉपुलेशन, और वो पूरे के पूरे उस पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा, तो फिर उससे जो है वो यानी पॉपुलेशन जो है वो एक खास स्पीशी जो है वो दूसरे स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं दी ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो ज़मीन पे किस तरह से हुई। तो ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है और इसके बारे में भी तफसील से तो पता नहीं है हमें, यानी साइंस इसको बिल्कुल डिटेल में तो एक्सप्लेन करने से कासिर है, लेकिन कुछ आइडियाज़ और फैक्ट्स जो हैं उनको माना जाता है। सो देयर आर मेनी आइडियाज़ बट फ्यू क्लियर फैक्ट्स। सो मोस्ट एक्सपर्ट्स एग्री दैट all life today evolved by common descendant from a single primitive life form, कि जितनी भी ज़िंदगी जो ज़मीन पे आज मौजूद है वो एक किस्म का प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म था, यानी वो एक सेल नुमा चीज़ थी या एक बैक्टीरिया नुमा चीज़ थी जिससे ये पूरे जो जानदार हैं वो बने, डेवलप हुए। और ये यानी तकरीबन इसको जो है वो 3,900 मिलियन ईयर्स पहले ये अमल शुरू हुआ।
and it is not known how this early life form evolved. उनको क्लियरली पता तो नहीं है, लेकिन वो भी इस प्रोसेस को नेचुरल मानते हैं, यानी बट साइंटिस्ट थिंक इट वाज ए नेचुरल प्रोसेस which happened about 3900 million years ago, and this is in accord with the philosophy of naturalism. तो ये philosophy of naturalism के तहत जो है वो माना जाता है कि ज़िंदगी की शुरुआत जो ज़मीन पे हुई वो 3900 मिलियन साल पहले हुई, और ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो 3900 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुई ज़मीन पे, अकॉर्डिंग टू द साइंस और द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म। तो अब ये कंट्रोवर्सी जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, ये भी एक साइंटिफिक जो एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जो जो ये जानदार हैं उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि मुख्तलिफ फार्म्स में और मुख्तलिफ जो है वो यानी जो लाइफ की वेरिएशन है उसको हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। जानदार, कीड़े मकोड़े, दरख्त, परिंदे और इसी तरह से पानी में रहने वाले जानदार, ये एक किस्म की बायोडाइवर्सिटी है। So on planet Earth and is defined as the total variability of life forms. तो अब बायोडाइवर्सिटी की जो साइंटिफिक जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि मोर देन 99% ऑफ ऑल स्पीशीज दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ आर एस्टिमेटेड टू बी एक्सटिंक्ट। यानी जो 99% जो ज़िंदगी की मुख्तलिफ ये जो नस्लें हैं जो ज़मीन पे रहीं वो ख़त्म हो चुकी हैं, 99%। और इसी तरह से एस्टिमेट्स ऑन द नंबर ऑफ अर्थ्स करंट स्पीशीज रेंज फ्रॉम 2 मिलियन टू 10 मिलियन। यानी ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस वक्त जो ज़मीन पे जो कुल जो नस्लें पाई जाती हैं जिंदा चीज़ों की, परिंदे, कीड़े मकोड़े, इंसान और दरख्त सब मिला के वो 2 मिलियन से लेके तो 10 मिलियन तक हैं, ऑफ विच अबाउट 1.74 मिलियन हैव बीन डेटा बेस्ड। और साइंसदान जो हैं या जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस 2 मिलियन से लेके 10 मिलियन की ये जो मुख्तलिफ जो नस्लें हैं इनमें से सिर्फ वो यानी 1.74 मिलियन तक वो जानते हैं या उनके बारे में उनके पास डेटा है, बाकियों की उनके पास कोई डेटा नहीं। दस फॉर एन ओवर 80% हैव नॉट येट बीन डिस्क्राइब्ड, पता ही नहीं है तो वो उसको डिस्क्राइब नहीं करते। और इसी तरह से मोर रिसेंटली इन मे 2016, यानी ये 2016 की रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया था कि साइंटिस्ट रिपोर्टेड दैट 1 ट्रिलियन स्पीशीज आर एस्टिमेटेड टू बी ऑन अर्थ करंटली with only 1,000 of 1% described। यानी वो कहते हैं कि 1 ट्रिलियन स्पीशीज जो है वो ज़मीन पे जो है वो पैदा हुई और उनमें से उन्होंने जो है वो बिल्कुल ही एक उनकी कम तादाद जो है यानी मुश्किल से 1000 का एक हिस्सा उन्होंने जो है उसको भी डिस्क्राइब किया, और इसी तरह से 999 से रहते हैं। ये 2016 की रिपोर्ट है जिसमें 1 ट्रिलियन स्पीशीज की बात हो रही है। तो अब ये 1 ट्रिलियन स्पीशीज पैदा हुई, और 1 ट्रिलियन स्पीशीज जो है वो कब से पैदा हुई, यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि 3900 मिलियन ईयर्स का टाइम जो है यानी टाइम से ज़मीन पे ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो आपको पता है कि 1 बिलियन में जो है वो यानी 100 मिलियंस होते हैं, और इसी तरह से 1 ट्रिलियन में 100 बिलियंस होते हैं। तो आप अगर इस मिलियंस को बिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, यानी ये 3.9 बिलियंस हो जाएंगे। तो ये 3.9 बिलियन और यहाँ पे ये ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन स्पीशीज जो हैं वो क्योंकि ज़िंदगी शुरू हुई 3.9 बिलियन ईयर्स पहले, तो जो नेचुरल जो सिलेक्शन है जिसमें से ये इवाल्वेशन हुई, सो आप उसको अगर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो डार्विन ने बात की थी उस बात में बेसिकली हम ये यानी जानने से कासिर हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके प्रोसेस में काफ़ी अर्सा लग जाता है। यानी उसमें कम से कम अगर हम वैसे अंदाज़ा लगा लें 200 साल 300 साल, तो 200 साल या 300 साल ये 1 ट्रिलियन स्पीशीज जो हैं वो सिर्फ 3.9 बिलियन ईयर्स में किस तरह से बन गई, यानी उसके थ्योरी में ही कंट्रोवर्सी है इटसेल्फ, जो कि एक मजाक है बिल्कुल भी। अब हम देख लेते हैं कि इस्लाम में जो लाइफ है, एवोल्यूशन है, वो किस तरह से है। कुरान मजीद में ज़िंदगी के बारे में
कई जगहों पे ज़िक्र आया हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला में फरमाते हैं कि हमने हर ज़िंदा चीज़ को पानी में से पैदा किया, और ये मैंने यहाँ पे जो है वो आपको एग्जांपल दी हुई है। और ये साइंस भी मानती है कि ज़िंदा चीज़ें जो हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली आर डेवलप्ड फ्रॉम वाटर, क्योंकि पानी, ज़ाहिर सी बात है, सेल में भी पानी होता है। पानी इंसानी जिस्म का 80% जो वज़न है वो पानी पे मुश्तमिल होता है। इसी तरह से हर चीज़ को पानी चाहिए होता है, यानी लाइफ जिस फॉर्म में भी है उसे वाटर चाहिए। और कुरान मजीद में भी ऐसा लिखा हुआ है कि हमने हर जिंदा चीज़ को जो है वो पानी से बनाया हुआ है। और इसी तरह से जब हम पानी में रहने वाली जो चीज़ें हैं, जब उनकी बात करते हैं तो ये वैसे ही याबिस है। और इसी तरह से फिर एक और जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला क्लियर हमें फरमाते हैं कि हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया, और फिर आदम से ही हमने हवा को बनाया। हवा का लफ्ज़ वैसे तो नहीं है क्लियरली, इशारतन बात है, हम उसको जो है वो यानी अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने आपको एक जोड़े में से बनाया, और जोड़े में से फिर आपको हमने तकसीम किया कबीलों में, ख़ानदानों में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सकें। ये क्लियर कट लिखा हुआ है कुरान करीम की आयत में। और यहाँ पे भी आप जो है इसको अगर पढ़ना चाहें तो इसीलिए मैंने दिया हुआ है कि क्रिएशन ऑफ एडम एंड ईव जो है उसके बारे में कुरान मजीद में क्या है। एक किस्म की चीकी मिट्टी थी, उस मिट्टी से, उस मिट्टी को यानी पानी में भिगो के जो है वो फिर उससे एक शेप बनाई गई, और उस शेप में जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रूह जो है वो फूंकी, और वो आदम अलैहिस्सलाम जो है वहाँ से, और बीबी हवा, फिर उन्हें जन्नत में ले जाया गया। ये सिर्फ इस्लामी किताब में नहीं, ये ईसाइयों की किताबों में भी लिखा हुआ है, और भी मजहबी किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है। दुनिया का कोई मजहबी किताब इस्लाम के अलावा इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता कि इंसान जो वो जानदार जो बांदर से बने, या जो जितने भी जानदार हैं वो दूसरे जानदारों से डेवलप होके बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम के अलावा किसी मज़हब में भी ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं लिखी हुई। इसके अलावा एक और जगह पे ये जो सिलसिला फिर हुआ आदम और हवा से, ये जो इंसान जो डेवलप हुए, तो वो एक प्रोसेस जो है, इस तरह आपने देखा है कि कुरान मजीद की जो पहली 5 आयत हैं, जो पहली वही है, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि हमने इंसान को खून के जो है वो यानी लुथड़े से बनाया, या कतरे से बनाया, जिसे हम कहते हैं कि क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड क्लॉट से मुराद ये है कि उसमें जो है वो यानी एग एंड स्पर्म्स होते हैं, फिर वो आगे जो है वो जायगोट, और फिर वो प्रोसेस जो है वो चला जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो बिल्कुल भी ये जो बंदर वाली बात है, या जो नेचुरल एवोल्यूशन की बात है, इंसान तो क्या, कोई भी चीज़ जो है वो इवाल्व होके बिल्कुल भी नहीं बनी। तो जो जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो हमारी बुक्स में पढ़ाई जाती है। बीइंग मुस्लिम, ये हमारे लिए एक बड़ी ही बायस तशवीश बात है कि किस तरह से लिखी जाती है, क्यों पढ़ाई जाती है, जबकि कुरान मजीद में जो है वो ऑरिजिन ऑफ लाइफ, या कम अज़ कम ये कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, हर जिंदा जानदार को जो अल्लाह ने वो पानी से बनाया। इसके बावजूद भी जो है वो हम ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है वो किस बेसिस पे पढ़ते हैं, तो ये मुझे समझ नहीं आती, जो कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं इसको जो है वो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, या इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, या मुसलमान होने के नाते मैं जो है वो इसको डिनाई करता हूँ। मैंने इसीलिए शुरू में आपको साइंटिफिक फैक्ट्स ही बताए कि वो साइंटिफिक फैक्ट्स में ही इटसेल्फ वो कॉन्ट्राडिक्ट है। इस तरह की हज़ार हा क्वेश्चंस हैं जिससे ये जो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की जो थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की, वो गलत है। दुनिया में इस पर बहुत बड़े जो है वो बहस मुबाहिसे हो चुके हैं, कई सारे शकूक शुबाब हैं, हज़ारों सवालात हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। तो लिहाजा आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानना। हमारे कुरान मजीद में तो वैसे ही क्लियरली एंड कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। तो ये एक मजाक है कि वी आर नेवर एवर होमोसेपियंस, वी आर नॉट डेवलप और इवॉल्व फ्रॉम एप्स, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक किस्म की एक झूठ है, एक दकियानुसी बात है, बिल्कुल मजाक है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसीलिए जो है वो ये मकसद ये था कि आपको ये चीज़ समझानी हो कि नेवर एवर से योर सेल्फ दैट यू आर दी होमोसेपियंस, और ह्यूमन बींग्स आर दी होमोसेपियंस, और ह्यूमन बींग्स हैव बीन evolved or developed from apes. Absolutely wrong. Never ever.
ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان تو کیا کوئی بھی جاندار جو ہے وہ دوسرے جاندار سے ایوالو نہیں ہوا. یہ بالکل بھی غلط ہے. اس طرح سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں میں بنایا، یعنی ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تخلیق کیے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مثالیں دیتا ہے کہ آپ غور کریں، عقل مندوں کے لیے ہم نے نشانیاں چھوڑی ہیں. کچھ پھل ایسے ہیں جن میں یکسانیت بھی ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں، جدا جدا بھی ہیں. لیکن کہیں پہ بھی اس طرح کا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک چیز کو دوسری چیز سے جو ہے وہ ڈیولپ کیا یا ایوالو کیا، یا انسان کو ہم نے باندر سے ڈیولپ کیا. یہ تو ایک بالکل مذاق ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سیشن. چارلس ڈارون کی جو تھیوری تھی آرجن آف اسپیشیز، کہ جس میں ہم نے جانا کہ آر وی ہوموسیپینس. وی آر ناٹ ہوموسیپینس، بائی نو مینس وی آر ہوموسیپینس. یہ ایک بالکل ہی ایک تضاد ہے اور ایک مذاق ہے. تو یہاں پہ یہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور آئی ہوپ کہ آپ کے لیے یہ بڑا ہی ایک انفارمیٹیو ہوگا، اور ایک آپ کو اس میں سے ایک بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ انفارمیشن اور نالج ملی ہوگی. تو یہاں پہ یہ ہمارا جو ہے وہ سیشن ختم ہو رہا ہے. اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت. تو ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کے بارے میں پتہ لگے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں. اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ.